हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो आपका एग्जामिनेशन है कुछ ही दिनों में। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ करूंगा। आज ये एक छोटा ही वीडियो होगा, इसमें तकरीबन कोई 25-26 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट वाली सीरीज है, ज्योग्राफी वाली सीरीज है, जम्मू एंड कश्मीर जीके वाली सीरीज है और साथ में हिस्ट्री वाली सीरीज है। इसमें अभी के लिए एज ऑफ नाउ कम क्वेश्चंस हैं। मैं ये देखूंगा, अगर तो इस पे रिस्पॉन्स आया, अगर आप लोगों ने देखा इसको, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तब मैं आपको और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर फोर्सफुली मुझे उसको बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा था। हाँ, जितने लोग मेरे मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे और वो मैंने बंद कर दिया, बिकॉज उस पर कोई व्यूज नहीं आ रहे, उसको कोई लोग देख नहीं रहे, तो और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्त, फिर दिल नहीं करता मैं पढ़ाने का। ठीक है, इसको भी अगर आपने देखा, पसंद किया, और ये आपके पास आते रहेंगे। अगर नहीं किया फिर इसको मैं बंद करूंगा, फिर मैं कुछ और लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, टाइम आपको मुझे बता देना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम बता दो, सर डेली लाइव क्लास लेके आऊंगा, लाइव हम डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे कि सर ये टाइम ठीक रहेगा, इस टाइम पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, कमेंट्स में आपको बता देना कि सर ये टाइम बेस्ट रहेगा, ये इस तरीके से आप सजेशन अपने दे सकते हैं। बाकी बात करते हैं, अभी पहले कुछ क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फैलो, उसको खाली छोड़ दिया जाए फॉर मोर देन 5 years, 5 सालों से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, लैंड यूज क्लासिफिकेशन। चलिए जी, उसको क्या बोलेंगे? करंट फैलो बोलेंगे, फैलो अदर देन करंट फैलो बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलेंगे, ये बैरन या फिर वेस्टलैंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर आप मुझे बता दें कमेंट्स में, वीडियो को पॉज करके आप बता दें। ठीक है, नहीं चलो मैं बता देता हूं। दोस्तों देखो, समझना मेरी बात। अगर कोई लैंड 1 साल तक खाली रखा जाए, ठीक है, उसमें कोई भी कल्टीवेशन ना की जाए, क्यों? समटाइम्स लैंड को छोड़ा जाता है ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से आ जाए। ठीक है, तो 1 साल तक अगर हम उसको खाली रखते हैं, उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं करते, तो उस लैंड को बोलते हैं करंट फैलो लैंड। उसको क्या बोलते हैं? करंट फैलो लैंड। ठीक है जी। दूसरा, फैलो अदर देन द करंट फैलो। ठीक है, ये भी फैलो लैंड ही है, लेकिन करंट फैलो से लैंड। करंट फैलो क्या? 1 साल तक। दोस्तों, मोर देन 1 साल, ठीक है, मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा लैंड, और 5 साल से कम लैंड। 1 से 5 साल के बीच में अगर किसी जमीन को खाली छोड़ा गया है, जिसपे कल्टीवेशन नहीं किया गया दोस्तों, उसको बोलते हैं फैलो अदर देन द करंट फैलो लैंड। ठीक है, और 5 साल से भी अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए एक जगह को खाली छोड़ा है, कल्टीवेशन नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, कल्चरेबल वेस्टलैंड। बैरन फिर तो बंजर ही है दोस्तों। ठीक है, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल होते हैं, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल होते हैं। ठीक है जी, जो लंबे सदियों से, लंबे हिस्ट्री से, काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जो आज के मॉडर्न जो फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं एनर्जी के, उसको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। अब आपको बताना है इसमें दोस्तों, अगर आप कोयले की बात करें तो ये कॉन्वेंशनल है, सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोलियम सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। सोलर एनर्जी, ठीक है जी, आप समझे मेरी बात इसको। ठीक है जी, नेचुरल गैस, ठीक है, तो नेचुरल गैस मतलब लगा लें आपका जो गोबर गैस वगैरह है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी कॉन्वेंशनल है। ठीक है, इसमें से एक नॉन कॉन्वेंशनल है, वो आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी दोस्तों नॉन कन्वेंशनल में आती है, क्योंकि आज के मॉडर्न डे में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है सोलर पैनल्स वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं, और आज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन वो डायरेक्ट यूज का नहीं हो रहा था। ठीक है ना, बट कोयले का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस जो है, इसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों होता ही आया है। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से एप्रोप्रिएट बताना था, तो एप्रोप्रिएट आंसर आपका सोलर एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए, विच स्टेट इज नोन एज गॉड ओन कंट्री? भगवान की खुद की कंट्री किसको बोला जाता है? गॉड्स ओन कंट्री। दोस्तों, ये केरला को बोला जाता है, स्टेट ऑफ केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, इसमें से कौन सी जो गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जब रेन वाटर का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड मेन रिस्पॉन्सिबल गैस है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट, What is the primary purpose of a political campaign's message? Political campaign होता है, इसका पर्पस क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। बोला टू अटैक अपोनेंट्स फैमिली, दूसरे की फैमिली को अटैक करना, भाई ऐसा तो नहीं कुछ भी होता। टू डिफाइन द कैंडिडेट एंड प्रोवाइड ए रीजन टू वोट फॉर देम, बोला जी कैंडिडेट के बारे में बताना लोगों को और उन लोगों को बोलना कि आप इस बंदे को वोट क्यों दे, भाई ये हाँ हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं होता। टू अवॉइड डिस्कसिंग पॉलिसी, नहीं भाई ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोगों को कैंडिडेट के बारे में बताया जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए कि भाई क्यों आप इस बंदे के लिए वोट करें, पॉलिटिकल कैंपेन। अगला क्वेश्चन, चलिए जी, Which of the following is correct regarding fundamental rights? Fundamental rights के बारे में दो बातें आपको बोली हैं, दो स्टेटमेंट्स आपको बोली हैं, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 आप सभी को पता है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, ये एनफोर्सेबल होता है सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि राइट जो है आपका, राइट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, ये 226 के अंडर हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है, लेकिन इसने बोला सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। द हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इश्यू रिट्स, 5 रिट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स भी इशू कर सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन ऊपर बोला था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी करेक्ट है। अगला, which gas is primarily responsible for ozone layer depletion? दोस्तों आपको पता है एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, पहला जो लेयर है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर में हमें पता है लेयर ये प्रेजेंट होती है जिससे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सनस्क्रीन की तरह काम करती है, आपको पता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से आने वाली इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती पे कम उसका इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन, इसमें से एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, ठीक है जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होता है, स्प्रेज नहीं होती एरोसोल, फिज नहीं होते, जैसे फिज परफ्यूम लगाना है ना, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसीज में इस्तेमाल होता है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, ठीक है, इन दोनों, ये दो तो नीचे वाले छोड़ दो आप, ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, अभी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का भी टेस्ट सीरीज आएगा दोस्तों। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3 सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टेस्ट विद एक्सप्लेनेशंस, स्टडी नॉर्म्स ने अपना टेस्ट सीरीज बना दिया हुआ है, आप उसमें जाके ना एनरोल कर लो। 500 रुपए का, लेकिन आप मेरा ना कूपन इसमें लगाओ, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। REMO कैपिटल में लिखना पड़ेगा, REMO 200, रेमो 200 आप लगाए, 200 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 300 रुपीज मिल जाएगी दोस्तों। बहुत इसमें क्वेश्चंस हैं, एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, ये कुछ ऑर्डर दिए हैं, ऑफ द बेसिक प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में कई सारे स्टेप्स होते हैं, आपको बताना है कौन सा ऑर्डर ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो आपको मैं बता दूं, देखो इसमें क्या होता है, पहला जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं न्यूडेशन, एक इलाका न्यूड हो जाता है, बिल्कुल बंजर हो जाता है, नंगा हो जाता है, ठीक है। फिर वहां पे एक स्पीशी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेजन, ठीक है जी, इन्वेजन, ठीक है।
देन उसके बाद में फिर उधर होता है कंपटीशन स्पीशीज के बीच में न्यूट्रिशन के लिए एंड कोएक्शन, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद इसका आता है रिएक्शन, नहीं पढ़ा भाई इस टॉपिक को पहले पढ़ो, रिएक्शन, और लास्ट में आता है आपका स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूडेशन पहला प्रोसेस होता है और स्टेबलाइजेशन लास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए जी, तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे भाई ये दो तो हम सीधे ही निकाल देंगे, न्यूडेशन यहाँ पे भी है पहला, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे न्यूडेशन के बाद डायरेक्ट स्टेबलाइजेशन दे दिया, भाई हो नहीं सकता, ये इसका आंसर है। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, और लास्ट में जो यहाँ पे कम्युनिटी आके बैठती है जो कि फॉरेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। दोस्तों कमेंट्स में आपका फीडबैक दे के जरूर जाना और आपके सजेशन दे के मुझे जरूर जाना, इसको क्या और बेटर कर सकते हैं, लेवल और ज्यादा बढ़ाएं, व्हाटएवर जो भी आपने बोलना होगा आप जरूर बोल के जाना, ठीक है। चलिए भाई अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी? एब्रिविएशंस भी आपके सिलेबस में है, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी बताओ जी क्या है दोस्तों, इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है, कीनिया में हेडक्वार्टर है यूएनईपी। चलिए भाई नेक्स्ट, अच्छा जी, रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री से आपको ये क्वेश्चन आया है। तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने यहाँ पे रखी है, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने यहाँ पे रखी हुई हैं। चलिए जी मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। देखिए पहली स्टेटमेंट बोलता है कि 10 मई 1897, 97, इक्यानवे, बानवे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, 51, 57, 57, ठीक है जी। चलो, तो मई 10 1857 में ये जो रिवोल्ट है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा, अच्छा, स्प्रेडिंग टू बाकी के नॉर्दर्न जो स्टेट्स थे वहां पे भी ये स्प्रेड हो गया, लेकिन ये मेरठ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। The immediate cause was introduction of new Enfield rifle cartridge rumored to be greased with cow and pig fat। और जो नए नई इन्होंने आपका एक गन जो है वो लॉन्च किया था, उसका नाम था एनफील्ड, और जिसमें जो कार्ट्रिज था, जो कारतूस डलता था, उसको मुंह से छील के उसमें डालना पड़ता था। बोला गया जी इसमें गाय और सुअर जो है उसका चर्बी मिला हुआ है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज थी हिंदूज और मुस्लिम लोगों के लिए, ठीक है, आपको पता है। तीसरा, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, द रिवोल्ट वाज हाईली ऑर्गेनाइज, नहीं भाई, रिवोल्ट ऑर्गेनाइज नहीं था, ये बड़ा ही मिसमैनेज था, लीडरशिप की इसमें कमी थी, कोई भी एकदम प्रॉपर लीडर यहाँ पे नहीं था, जिस वजह से ये फेल भी होता है। तीसरी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 2 ओनली, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड है, आपको पता है, और इसके बारे में आपको बताना है क्या आंसर हमारा होगा। देख लेते हैं, पहला क्या है, हाँ, इट कनेक्ट्स पुंछ एंड रजौरी विद शोपियान इन कश्मीर, स्टेटमेंट ठीक है। इट पासेस थ्रू पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इट वॉज हिस्टोरिकली यूज्ड बाय द मुगल एम्परर्स टू ट्रैवल टू कश्मीर, बड़ा इसको मुगल्स इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए कश्मीर में, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 एंड 3। अगला, which of the following sections of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with Speaker of Legislative Assembly of Jammu and Kashmir? दोस्तों YouTube के ऊपर ना मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और विद ट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, एक एक सेक्शन मैंने आपको याद करवाई है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो स्पीकर किसके साथ डील, जिसने वो लेक्चर देखा उसको पता होगा, 19 रुपए का स्पीकर की हमने बात की थी। आंसर तो इसका 19 है, ठीक है जी। तो 18 में बोलता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी वो क्या करेगा, असेंबली को समन करेगा, ठीक है, सेशन के लिए उसको प्रोरोग करेगा। 19 में स्पीकर की बात करता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। 20 में ये बोलता है जी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी।
जिसमें इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट तो नहीं, रिमूवल रेजोल्यूशन चलेगा, वो प्रिजाइड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए जी, और सेक्शन 21 जो है वो स्पेशल एड्रेस की बात करते हैं। स्पेशल एड्रेस किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। दोस्तों जब 21 साल बंदे की उम्र हो जाती है ना, 21 लीगल एज है शादी करने के लिए, है ना, तो बंदे की शादी होती है, तो उसको शादी में एक दिन स्पेशल फील कराया जाता है, बाकी दिन तो नहीं कराया जाता, लेकिन एक दिन स्पेशल फील तो बंदे को कराया जाता है ना। तो सेक्शन 21 इस तरीके से मैंने आपको ये याद करवाए हूँ, आप देखना इसको। चलिए भाई अगला। अच्छा, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान की कैपिटल क्या है ये आपको बताना। बगदाद है, तेहरान है, एडन है, या मस्कट है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेहरान, ठीक है। बगदाद तो इराक का है, इराक का कैपिटल है, ठीक है। मस्कट आपको पता है ओमान का है, ठीक है, और ईरान का है तेहरान, ठीक है। चलिए अगला, पॉलिटिकल सिंबल्स, आपके ये भी सिलेबस में है क्वेश्चन। द हैमर, सिकल एंड स्टार, ठीक है। चलो, ये किसके सिंबल में है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? क्या कांग्रेस की? नहीं सर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, समाजवादी पार्टी? सर समाजवादी पार्टी का तो बाईसाइकिल है, ठीक है ना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का तो फ्लावर है, बंगाल की पार्टी है, फ्लावर और ग्रास बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है, मार्क्सिस्ट। कांग्रेस का आपको सभी को पता है हैंड सिंबल है, ठीक है। चलिए जी, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर किसके पास नहीं है? इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनमें 2 हाउसेज होते हैं असेंबली के ना, तो उसको हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म, ठीक है। इसमें से कौन नहीं है? तो आंसर इसका क्या है? गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पास भी 2 हाउसेज है, तेलंगाना के पास भी है, उत्तर प्रदेश के पास भी है, इसके अलावा बिहार के पास भी है, ठीक है, और महाराष्ट्र के पास भी है, और महाराष्ट्र का बाद कर्नाटका के पास भी है, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल नहीं। बाकी सभी के पास यूनिकैमरल है, एक ही हाउस होता है, ठीक है। जहां पे बाइकैमरल होता है वहां पे असेंबली भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। चलिए जी, असेंबली में जो बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, काउंसिल में जो बैठते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला, अरेंज द फॉलोइंग जोन्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। दोस्तों लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपने पढ़ाई है, इसके हिसाब से बताना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ, देख लेते हैं सर। सर इक्वेटोरियल जोन, मिड लैटिट्यूड, सब आर्कटिक एंड ट्रॉपिकल जोन, ठीक। धरती का सेंटर क्या होता है? इक्वेटर, तो 0 डिग्री यही होता है, तो सबसे पहले तो यही आएगा, ठीक है, सबसे पहले यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पहला होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा है मिड लैटिट्यूड, सब आर्कटिक जोन और ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन दोस्तों, ठीक है। तो अगर यहाँ 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो ट्रॉपिक्स कितने पे होता है आपको पता है? 23.5 डिग्री पे, ये भी 23.5 डिग्री पे। तो इक्वेटर के ऊपर कौन सा जोन होगा? ट्रॉपिकल जोन होगा। तो सर एक के बाद 4 देख लेते हैं हम। सर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, ये तो होगा नहीं। सर एक के बाद 4, हाँ एक के बाद 4 इसी ऑप्शन में, ठीक है, एक के बाद 4 इसी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, तो 1 4 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका इक्वेटोरियल जोन, देन आएगा आपका ट्रॉपिकल जोन, देन 2 आपका मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड आपका लगा लो आप 30 से लेके, ठीक है, मिड लैटिट्यूड सब आर्कटिक जोन, हाँ 30 से लेके 60 के बीच बीच में आपके आ जाते हैं मिड लैटिट्यूड, ठीक है। देन उसके बाद में आर्कटिक रीजन आपको पता ही है 66.5 डिग्री, तो 50 से लेके 60-70 के बीच में होता है आपका सब आर्कटिक, ठीक है, और 30 से लेके 60 के बीच में होगा आपका मिड लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए जी, एक बार आप देख लेना, इसको चेक कर लेना, मे भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेना। चलिए भाई, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया, ठीक है जी। कहां से? ग्रीक वर्ड है डेमोस एंड क्रेटोस,
ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें लोगों की पावर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई अगला। अच्छा, सोलर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट अबाउट वीनस। वीनस जो कि आपका एक प्लैनेट है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक कौन सी गलत, इसका फैसला अभी हम देखेंगे। चलिए जी, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला शाइनिंग प्लैनेट ये है, स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा जी, वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है जी, ओपोजिट टू द मोस्ट प्लैनेट्स। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट ठीक है। देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, याद रखना, प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, और वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये होगा जी आपका क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए जी, समझ गए। तो दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस, जैसे ये वीनस है ना, इसके डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपका क्लॉकवाइज में चलेंगे। ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट ना जाके वो ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट, जैसे इसने बोला ईस्ट से वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ये दो प्लैनेट कौन से हैं, यू और वी, यूवी। ठीक है, यूरेनस एंड वीनस, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिलिकला, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर पे सवाल है। चलिए जी, वो है जी, चिलिकला जो है ये 40 दिन का एक पीरियड है। ठीक है, और ये सबसे हार्श विंटर्स वाले दिन है कश्मीर में, स्टेटमेंट ठीक है सर। ठीक है, दिसंबर एंडिंग से लेके तकरीबन आपका 20 से लेके जनवरी आपका वही 30 और 31 के बीच में। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये चिलिकला को होता है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, सब चीजें जम गई होती है, स्टेटमेंट ठीक है। इट रन्स एनुअली फ्रॉम दिसंबर 21 टू, अच्छा वही बात है, ठीक है जी, 20-21 से लेके, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरी, इट इज फॉलोड बाय 20 डे चलबच बेबी कोल्ड, नहीं, चिले कला के बाद चल खर्द आता है, और फिर आपका चलबच आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चिले कला, देन चिलखर, चिलबच। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट इस हिसाब से हमारी गलत होगी, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आएगा, और यहाँ पे इसने बोल दिया एग्जैक्ट चिलेकला के बाद आएगा दूसरे नंबर पे, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है दोस्तों। पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंबेडकर ए लाइफ। दोस्तों करंट में भी थी ये किताब, अंबेडकर ए लाइफ किसकी किताब है, किसने लिखा है? चलिए दोस्तों, ये लिखा है शशि थरूर साहब ने। चलिए जी, नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शंस बताने। कश्मीरी लैंग्वेज, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है, इसे कौशल भी बोला जाता है, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो दोस्तों, तो कश्मीरी लैंग्वेज और डोगरी लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो इसने बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी ठीक है। ठीक है, 1 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू नहीं, 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। चलिए, dance is generally performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her parental home in Jammu and Kashmir। ये कौन सा डांस है? जब ब्राइड के जो घर वाले होते हैं, वहां की जो लेडीज होती है, जब ब्राइड निकलती है अपने दूल्हे के साथ जाने लगती है, तो उसके बाद में ये डांस किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, इसका नाम है वेगी नाचुन, वेगी नाचुन है। ठीक है जी, हाफिज तंगमा आपको पता है एक सूफी कैटेगरी में आ जाता है डांस। ठीक है, भांड जश्न आपको पता ही है, भांड पाथर को बोला जाता है, भांड पाथर, ये डांस कम ड्रामा कम थिएटर, आपको पता ही है, ये सोशल इवेंट्स पे बेस्ड होता है। धुमाली डांस आपको पता है भंगड़े के जैसा होता है, वातल ट्राइब करता है कश्मीर में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट,
नेम द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में ये जो वेजिटेशन हमें मिलती है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन या जीरोफाइटिक? जीरोफाइटिक तो ड्राई रीजन्स में होता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ड्राई रीजन्स में होता है जहाँ पे एरिड सॉइल होती है, राजस्थान जैसे इलाके, ठीक है। टेम्परेट वेजिटेशन, टेम्परेट आपको पता है कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट ही है, तो यहाँ जो वेजिटेशन मिलती है वो भी टेम्परेट ही हमें मिलेगी दोस्तों। चलिए जी, नेक्स्ट हिस्ट्री से सवाल है। बोल रहा है एक तरफ आपको कुछ मॉडर्न टाउन्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स हैं हिस्ट्री में, तो आपको बताना है भाई कौन सी बात ठीक है कौन सी बात गलत है। चलिए, अवंतीपुरा जो है आपका, ठीक है, पुलवामा में, वो शंकर वर्मन ने बनवाया था, ठीक है। ये बात गलत है क्योंकि शंकर वर्मन ने नहीं, वो अवंती वर्मन ने बनवाया था, ठीक है, उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है। चलो जी, परिहासपुर जो है वो ललितादित्य ने बनाया था, स्टेटमेंट ठीक। इंद्रकोट जो है वो जया सिम्हा ने, जया सिम्हा ने नहीं, वो जयापीड़ा ने बनवाया था और इसका नाम था जयापुरा, ठीक है जी। और जयापुरा जो आज का जो है इंद्रकोट सुंबल बांदीपुरा में है, ठीक है, सुंबल। तो ये दो ऊपर फर्स्ट वाली और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अच्छा जी, ऑप्शन क्या बोलता है जी? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, टू एंड थ्री, तो हमारे पास ओनली टू, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। ये कुछ कॉन्टिनेंट्स है, आपको बताना है ये जो तीनों है ये कहां से नहीं गुजरते। दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो आपको पता ही है, थोड़े कॉन्टिनेंट्स अगर आप समझते होंगे। नंबर वन, अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से ना, आप सभी को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नहीं। चलिए जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा, इसने बोला नहीं गुजरने चाहिए, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो इधर से कैप्रिकॉन गुजरता है, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता, ठीक है जी। एशिया अगर आप देखें, एशिया और अफ्रीका, तो अफ्रीका से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, कैप्रिकॉन भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है, एशिया से भी आपको पता है गुजरता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली अंटार्कटिका हो सकता है, और यूरोप भी देख लेते हैं, ठीक है। यूरोप की अगर आप बात करें ना दोस्तों, यूरोप जो है वो 30 डिग्री से ऊपर फॉल करता है, 30, यूरोप कितने से? 30 डिग्री से ऊपर, ठीक है। अब 30, तो इक्वेटर भी इसके नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसके नीचे है, ठीक है। तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं गुजरता, इक्वेटर भी नहीं गुजरता, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो गुजर ही नहीं सकता क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो यूरोप भी ऐसा है जिसमें से तीनों में से कुछ नहीं गुजरता, और यूरोप के ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर ही है अंटार्कटिक रीजन आपका, ठीक है, ऊपर तो नहीं मतलब नीचे साउथ में अंटार्कटिक रीजन, तो यहाँ पे भी नहीं गुजरता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैप आप खोल के देख लेना, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यूरोप और अंटार्कटिका जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं गुजरता, इक्वेटर भी नहीं गुजरता, और कैप्रिकॉर्न भी नहीं गुजरता दोस्तों। चलिए भाई, अगला, विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नोन फॉर इट्स अबंडेंस ऑफ स्प्रिंग्स। यहाँ पे बहुत स्प्रिंग्स हैं, कौन जाना जाता है अपने स्प्रिंग्स के लिए? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग या फिर कुपवाड़ा? दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनंतनाग। कुपवाड़ा तो वैलीज के लिए जाना जाता है, यहाँ पे ज्यादा वैलीज होती है, ठीक है। श्रीनगर में आपको पता है ज्यादा गार्डन्स है ना। चलिए, तो अनंतनाग इसका आंसर हो जाएगा। विद दिस ये क्वेश्चंस हमने पूरे किए, जितने भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो कितने क्वेश्चन है, लेकिन 25-26 से ज्यादा ही होंगे। अगली बार इससे भी ज्यादा मैं लेके आऊंगा, क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। टाइम आप मुझे बता दें कमेंट्स में, सर ये टाइम बेस्ट रहेगा, लाइव क्लास करूंगा आपके साथ, लाइव डिस्कशन होगी, ठीक है। हाँ, वो कर, और ज्यादा एमसीक्यूज अगर स्ट्रक्चर वे में प्रैक्टिस करना चाहते हो विद उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। स्टडी नॉर्म्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और जो iOS वाले हैं studynorms.com क्रोम पे टाइप करके आप वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस कर लो। बाकी ये नंबर है 9149636808,
इस पे आप हमें कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम आपको कोचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसके कोर्सेज भी सारे अवेलेबल हैं। आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।